बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं और इन 10 क्वेश्चनों को एटलीस्ट आप करके ही जाना पेपर में, क्योंकि इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये वो क्वेश्चंस है जो रिपीट भी होते हैं और साथ ही साथ इनसी में से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो अभी तक आपने कुछ भी तैयार नहीं किया तो कम से कम ये 10 क्वेश्चन तो जरूर तैयार करके जाना। चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। बाकी एमसीक्यू की वीडियो अपलोड है और बड़ी वीडियो भी अपलोड है और ये अपना 10 क्वेश्चन वाली भी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है कि शारीरिक जो शिक्षा है वो क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। कई बार क्वेश्चन आता है शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड, तो अगर आपको नहीं भी आता है ना तो शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड अगर ये आप टॉपिक अगर लिख भी देते हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए शारीरिक शिक्षा क्या है। देखिए ऐसी शिक्षा जो कि शरीर से रिलेटेड है, शरीर से रिलेटेड है, हमारे मानसिक चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, ये ऐसी शिक्षाओं को हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ होता है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करना ताकि वह व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बन सके। ठीक है, साथ ही साथ यह शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होती है, यानी कि सर्वांगीण विकास, ऑल ओवर सेक्टर में विकास करने की जो कला होती है वो शारीरिक शिक्षा हमें बताती है। चलिए आगे बात करते हैं इसके लक्ष्यों की और साथ ही साथ इसके उद्देश्यों की बात करेंगे। तो लक्ष्य देखिए सिंपल सी बात है, शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य होता है शारीरिक विकास करना। इसका उद्देश्य है व्यक्ति के शारीरिक फिटनेस जैसे शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन, चपलता में सुधार लाना। चपलता का मतलब होता है किस तरीके से आप किसी कार्य को कर रहे हो, वो होती है आपकी चपलता। ठीक है, मानसिक विकास करने में भी हेल्प करता है एक व्यक्ति का, जो किस तरीके से वो तर्क सोचता है, किस तरीके से वो व्यवहार करता है। ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है, ये सब भी आता है। सामाजिक विकास तो आपको पता है, जिसमें टीम वर्क, सहयोग, ये सब चीज को सिखाया जाता है, जो कि शारीरिक शिक्षा का एक अहम हिस्सा होता है। इसके साथ साथ भावनात्मक विकास, भावनात्मक जिसमें एक व्यक्ति का जो इमोशन होता है, इस चीज के भी डेवलप करने में कहीं ना कहीं शारीरिक शिक्षा का योगदान होता है। आगे बात करते हैं सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑल ओवर विकास करने की बात हो रही है। इसका अंतिम लक्ष्य व्यक्ति का विकास, सर्वांगीण विकास करना ताकि वह अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक की तरह हो पाए। ठीक है, अच्छा कई बार ये भी आता है कि इसके कितने उद्देश्य होते हैं, तो आप कहोगे इसके लक्ष्य और उद्देश्य कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उसमें बात किया था ना, जो अपना एमसीक्यू उसमें बात किया था। चलिए आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आगे देखते हैं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक करियर। कई बार ये भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक शिक्षा अगर पढ़ रहा है, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा है, तो उसके पास कितने ऑप्शन है जॉब करने के, करियर के लिए। ठीक है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण करियर में छात्रों को शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के बारे में शिक्षा करना शामिल होता है। एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक छात्रों को विभिन्न प्रकार के खेलों, व्यायामों तथा गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक और सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। यानी कि एक जो व्यक्ति जिसके पास अच्छा नॉलेज है, शारीरिक शिक्षा का नॉलेज है, वो जाहिर सी बात है इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज स्टूडेंटों को दे सकता है। करियर की बात कर लेते हैं। करियर स्कूलों में, कॉलेज में, फिटनेस में सेंटर में और खास करके खेल क्लबों में इसकी बहुत ज्यादा उपलब्धता होती है। आगे बात करते हैं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण करियर के कुछ प्रमुख विकल्प हैं। क्या विकल्प है भाई? सबसे पहला शारीरिक शिक्षा शिक्षक, यानी कि ये आप क्या बन सकते हो, फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हो। यानी कि स्कूल और कॉलेज में छात्रों को शारीरिक शिक्षा और जाहिर सी बात है विभिन्न खेलों में सिखाते हैं। दूसरा है कोच आप बन सकते हो। ठीक है, ये भी आपके पास अच्छा ऑप्शन रहेगा। तीसरा है फिटनेस प्रशिक्षण, यानी कि आप ट्रेनर बन सकते हो। जैसे जिम में देखते हो ना ट्रेनर होते हैं, इस तरीके का आप ट्रेनर बन सकते हो। इसके साथ साथ योग प्रशिक्षण भी कर सकते हो, यानी कि ट्रेनिंग देने का काम, जिसमें विभिन्न प्रकार के आसन तथा प्राणायाम इत्यादि आप सिखा सकते हो, है ना। तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी जो शारीरिक शिक्षा जिन्होंने कर रखा है उसके लिए सारा करियर ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन ओलंपिक खेलों के उद्भव पर विस्तार से एक तरीके से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो ओरिजिन ऑफ एशियंट ओलंपिक गेम्स है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1776 ईस्वी में यूनान के ओलंपिया नामक स्थान पर हुआ था। यह खेल देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किया गया था और प्रत्येक 4
4 वर्ष में एक बार कराया जाता है। इसके केवल यूनानी पुरुष ही भाग ले सकते हैं और इस खेल में दौड़ होता है, कुश्ती होता है, भाला फेंकना होता है, रथ दौड़ाना होता है, ये सब चीज शामिल होता है। ये खेल लमसम 1200 वर्षों से चलते आ रहा है और साथ ही 393 ईस्वी में सम्राट डायोक्लिशियन प्रथम ने इसे क्या कर दिया था, बंद करवा दिया था। यानी कि स्टार्ट हुआ था, फिर आगे चल के इसको बंद करा दिया गया था और इसके बाद जो है इस चीज की फिर दोबारा से शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शरीर, मन, आत्मा, इन सब चीज का विकास करना, एकता और नैतिकता की भावनाओं को बढ़ाना, ये इसका क्या हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, योग का खेलों में क्या महत्व होता है। तो यानी कि योग जो होता है, योग जैसे योगा करते हैं, इसका खेलों में क्या महत्व होता है। तो सबसे पहला है, ये शरीर को तंदुरुस्त करता है, साथ ही साथ हृदय, फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। इसके साथ साथ नियमित अभ्यास से शरीर रोग मुक्त रहता है। ठीक है, क्या रोग मुक्त शरीर रहता है। साथ ही साथ लोच और अनावश्यक को बढ़ाता है। ठीक है, सॉरी, लोच और समन्वय को बढ़ाता है। लोच का मतलब होता है एक तरीके से बॉडी से रिलेटेड है और साथ ही साथ समन्वय, तालमेल को बढ़ाने का काम होता है। थकावट से दूर करने में सहायक होता है, स्मरण शक्ति तेज करता है, सोचने की जो शक्ति वो तेज होने लगती है। शारीरिक ढांचे में सुधार होता है, यानी कि बॉडी जो पोस्चर होती है इसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, षष्ठ कर्म से आप क्या करते हैं, क्या समझते हैं। जो 6 प्रकार के कर्म होते हैं उसी को षष्ठ कर्म कहा जाता है। ठीक है, जो कि इस प्रकार से होते हैं, कौन से प्रकार से, सबसे पहला है नैतिक क्रिया, दूसरा होता है धौती क्रिया, तीसरा होता है बस्ती क्रिया, चौथा होता है नैली क्रिया, वाटक क्रिया और कपाल भाती क्रिया। ये 6 प्रकार की चीजें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नैतिक क्या होता है। नैतिक मतलब होता है नासिका मार्ग को साफ करना और शुद्ध करने की प्रक्रिया, जिसमें नाक को साफ करने का काम आता है, इसको हम कहते हैं नैतिक। दूसरा होता है धौती, धौती मतलब होता है आहार नली की सफाई करना। तीसरा होता है नैली, नैली आमाशय के अंगों को मालिश करना और सशक्तिकरण करना। ठीक है, बस्ती क्या होता है, आंत को धोने और सुदृढ़ करना, जो कि इमेज के माध्यम से अभी नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। और कपाल भाती होता है, यानी कि मस्तिष्क के अग्रभाग के शुद्धिकरण की स्वशासन तकनीक होती है। ठीक है, कपाल भाती हो गया। ठीक है, साथ ही साथ होता है यहाँ पे त्राटक। त्राटक क्या होता है, गहन अध्ययन करने की प्रक्रिया, एकाग्रता में इसमें वृद्धि होती है। अब देखिए, ये जो है, ये जो क्रिया किया जा रहा है ये नैतिक क्रिया है, ये जो क्रिया किया जा रहा है ये धौती क्रिया है, ये जो होता है बस्ती क्रिया है। और त्राटक ये होता है जिसमें एकाग्रता बढ़ाने के लिए, एक फोकस के लिए आपको एक दीपक जलानी है सामने और उसको ध्यान से देखना है, एकाग्रता ये सब बढ़ता है। कपाल भाती आप देख सकते हो इस तरीके से, कपाल भाती श्वास को अंदर लेना छोड़ना और साथ ही साथ नैली क्रिया होती है। 6 प्रकार की चीजें हैं, इसी को हम कहते हैं शुद्धिकरण यौगिक क्रिया भी कहा जाता है, या फिर इसको षष्ठ कर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, षष्ठ कर्म भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, योग का महत्व लिखिए, है ना। योग का महत्व देखिए, योग का क्या महत्व होता है भाई। सबसे पहली चीज, योग का महत्व, सबसे पहले बात करते हैं भौतिक। भौतिक क्या होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है, मांसपेशियां जो होती है, शरीर मजबूत होता है, लचीलेपन में सुधार आता है, यानी कि आपका बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, शरीर की फुर्ती बढ़ने लगती है, मुद्रा में सुधार होता है, आपका बॉडी पोस्चर सही हो जाता है, शरीर के रोग प्रतिरोध करने की क्षमता, सहन शक्ति बढ़ जाता है। ठीक है, एंडोरेंस बढ़ जाता है। साथ ही साथ शरीर की प्रणालियों के कार्य में सुधार आ जाता है और शरीर को स्वास्थ्य करने में एक तरीके से सहायता मिलती है। सामाजिक क्रियाओं में भी सुधार आता है, जैसे आपके अच्छे गुणों का विकास होने लगता है, सामाजिक कौशल विकसित होने लगती है। मानसिक चीजें भी होती हैं, जैसे याददाश्त बढ़ने लगता है, मन की शांति, स्थिरता, ये सब बढ़ने लगती है। एकाग्रता बढ़ने में सहायक होती है, याददाश्त बढ़ाने में एक तरीके से मददगार होता है। साथ ही साथ आत्मविश्वास बढ़ाने में एक तरीके से सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, भौतिक, सामाजिक, मानसिक, ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ बात करते हैं आध्यात्मिक चीजों में भी कहीं ना कहीं सुधार होता है, जैसे चेतना आपकी बढ़ती है, सोचने की जो शक्ति होती है, याद करने की जो शक्ति होती है ये बढ़ती है, जागरूकता बढ़ने में सहायक होती है और खासकर नैतिक मूल्यों का विकास होता है, मोरल जो वैल्यू होती है, इन चीजों का डेवलपमेंट होता है। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, अष्टांग योग क्या होता है। अष्टांग योग की बात करते हैं तो देखिए 8 प्रकार के इसमें अंग शामिल होते हैं, योग शामिल होते हैं। योग का मुख्य उद्देश्य अपने मन में एक तरीके से नियंत्रण पाना होता है। यह तभी संभव है जब कोई व्यक्ति महर्षि पतंजलि द्वारा सुझाए गए जो 8 प्रकार के योग है, अगर इस चीज को फॉलो अगर कोई करेगा तो ही ये चीज पॉसिबल हो सकती है। क्या हो सकती है भाई, सबसे पहले योग के 8 अंगों का मार्ग, जो कि शरीर, मन, आत्मा, शुद्धिकरण और मोक्ष तक पहुंचता है। ठीक है, इसमें 8 प्रकार की चीजें। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, यम। यम का मतलब क्या होता है, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना। दूसरा होता है नियम, यानी कि सोच और संतोष, शौच और संतोष। ठीक है,
जिनमें स्वयं के प्रति अनुशासन वाली चीजें होती है। आगे एक होता है आसन। आसन मतलब स्थिर रहना और खासकर आरामदायक शरीर की एक प्रकार की स्थिति जिसमें आप सुख की अनुभूति करते हैं और ध्यान लगाने का काम करते हैं। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम के ऊपर एक सेपरेट भी क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में। प्राणायाम क्या है? यानी कि श्वास को अंदर लेना, श्वास को छोड़ना, श्वास पे एकाग्रता लाना, ये प्राणायाम कहलाती है। अगला होता है प्रत्याहार, यानी कि इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाने की जो क्रिया होती है उसी को प्रत्याहार कहते हैं। इसके बाद आता है धारणा, मन को एक बिंदु पर एकत्रित करना, उसको हम कहते हैं धारणा। एक ही जगह पे, एक ही डॉट पॉइंट पे एकत्रित करना या ये को अपने फोकस को बनाए रखना, ये होती है धारणा। आगे आ जाता है ध्यान। ध्यान मतलब होता है निरंतर एकाग्रता की अवस्था को पाना, और साथ ही आ जाता है समाधि, यानी कि आत्मा परमात्मा का मिलन या फिर परमात्मा की शांति की अवस्था। ठीक है, ये होती है समाधि, जिसमें लास्ट स्टेज होता है जिसमें आप समाधि के लिए जाते हैं और जिसमें लंबे समय के लिए आप ध्यान नहीं रहते, उसे कहते हैं समाधि। ठीक है, बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, अक्षमता और विकार में क्या अंतर होता है। एक को हम कहते हैं डिसेबिलिटी, दूसरे को हम कहते हैं डिसऑर्डर। ठीक है, अक्षमता होती है जिसको हम डिसऑर्डर कहते हैं, और विकार जो होती है इसको हम कहते हैं डिसऑर्डर, इसको हम कहते हैं डिसेबिलिटी। ठीक है, देखिए इंपेयरमेंट भी इसको कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा, अर्थ की बात करते हैं शरीर या मन के किसी अंग या फिर कार्य करने में कमी या खराबी आ जानी, यानी कि कहने का मतलब है कि अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे ना, ये चीजें थोड़ी सी गलती हो गई है। ये जो अक्षमता है ये इधर आएगा, अक्षमता इधर आएगा, और जो विकार है ना वो इधर आएगा। ठीक है, ठीक है, विकार है वो इस साइड आ जाएगा। तो देखिए भाई, तो देखिए अर्थ की बात करते हैं। अर्थ में सबसे पहले चीज शरीर या मन के किसी अंग या फिर कार्य करने में खराबी, यानी कि जो आपके बॉडी में अगर कोई अंग काम नहीं कर रहा है और आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो इसको हम कहते हैं अक्षमता, यानी कि ये सक्षम नहीं है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, एक होता है विकार। विकार का मतलब होता है विकार के कारण किसी काम को करने में आप असमर्थ होते हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसमें आप असमर्थ है। जैसे एक समझिए, एक हम कहते हैं मुझे दिखाई नहीं देता, मैं मतलब एक आंख मेरी खराब है, इसे हम कहते हैं अक्षमता। और एक होता है कि इसमें मेरा आंख रेड हो रखा है और मुझे देखने में तकलीफ हो रही है, ये समझो आपका विकार हो गया। ठीक है, स्तर की बात करते हैं, लेवल की बात करते हैं। ये शरीर या फिर मानसिक कमी के कारण हो सकता है, ऐसे शरीर या फिर कई लोग मानसिक यानी कि दिमाग से भी विकलांग होते हैं। विकार में क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल कमी होती है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को थोड़ा बहुत नहीं कर पाता, ऐसी चीजें आती हैं। उदाहरण के लिए आंखों की रोशनी कम हो जाना या फिर एक तरीके से पैर का कट जाना, यहाँ पे क्या होता है, ठीक ढंग से चलना पाना या फिर पढ़ने में कहीं ना कहीं कठिनाई आना, ये आता है अपने विकार में। कारण की बात करते हैं, किसी चोट या बीमारी या जन्मजात की वजह से चीजें हो जाती हैं। और विकार की बात करते हैं, परिणाम स्वरूप विकार। ठीक है, विकार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न कठिनाई, यानी कि धीरे धीरे अगर कहा जाए तो जो विकार होता है, ठीक है, विकार जो होता है, विकार एक स्टेज होता है जहां पे धीरे धीरे ये विकार जब बढ़ जाएगा तो वही किसका रूप धारण कर लेगा, अक्षमता का रूप धारण कर लेगा। सुधार की बात करते हैं, इलाज या थेरेपी से कुछ हद तक ठीक हो सकता है। सहायक उपकरण प्रशिक्षण से संभाला जा सकता है, ये ट्रेनिंग के द्वारा संभाला जा सकता है। और ये अब तो बहुत सारे सिस्टम चेंज हो गए जिसके द्वारा ये चीजों को ठीक भी किया जा सकता है। कई लोग देखते हो ना कि चीजों को ठीक करवाते हैं पैसा दे देकर, है ना। ऐसे आगे बात करते हैं, 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के प्रभावी बनाने के लिए किन सिद्धांतों और नियमों का पालन करना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है। सबसे पहले सिद्धांत और नियम की बात करते हैं। पहला, व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार योजना बनाना, यानी कि जो योजना बनाओ वो जरूरत के हिसाब से बनाओ, यानी कि बच्चों की क्षमताओं को देखो और उसको इसी हिसाब से अभ्यास कराओ। ये बेसिकली डिसेबल वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, आगे सुरक्षा का ध्यान रखना ताकि बच्चों को चोट ना लगे, जोखिम ना हो। अवसर समान देना ताकि किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, सभी को मौका मिल पाए। आसानी एवं रुचि के अनुसार गतिविधियां कराने, कि कौन बच्चा कौन चीज इजीली कर सकता है और किस तरीके से वो कर सकता है, वो चीजें इसमें आ जाती हैं। अगला है प्रगति पर ध्यान देना, कि किसका क्या स्टेज है और कौन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसके प्रगति पे ध्यान देना। सकारात्मक प्रोत्साहन भी देना, जैसे हौसला बढ़ाना, आत्मविश्वास बढ़ाना। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको प्रभावी बनाती है और इससे परफॉर्मेंस सुधरता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परामर्श जो दाता होते हैं, जो सजेशन देने का काम करते हैं, इनका क्या योगदान होता है। तो सबसे पहला क्या लिखा, भावनात्मक और मानसिक समर्थन देना, जिसमें परामर्शदाता बच्चों की मानसिक भावनात्मक
परेशानियों को समझते हैं और तनाव, डर या फिर आत्मसंदेह से निपटने में मदद करते हैं। इससे बच्चों का आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान बढ़ने का काम होता है। और साथ ही साथ दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो शिक्षा और विकास की योजना बनाना। अब देखिए, परामर्शदाता क्या करते हैं, शिक्षा और योजना का, ठीक है, विकास का योजना बनाते हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जरूरतों के हिसाब से योजना तैयार किया जाता है, और ताकि पढ़ाई और खेल गतिविधियों में बच्चे एक तरीके से सफल हो पाए और उनकी प्रगति हो पाए। सामान्य समाधान में मदद करना, यानी कि सीखने में कठिनाई, सामाजिक मेल जोल, व्यवहार संबंधी समस्याओं का समाधान करना, यानी कि अगर कोई दिक्कत है, कोई भी समस्या है तो उस चीज का समाधान परामर्शदाता देते हैं। बच्चों को सही दिशा निर्देश देते हैं ताकि वो स्वावलंबी बने, यानी कि लंबे समय तक वो आगे तक चलते रहें, और साथ ही साथ सकारात्मक व्यवहार से उनका विकास हो पाए, विकसित कर पाए। आगे अभिभावकों तथा शिक्षक में समन्वय, यानी कि टीचर और कहीं ना कहीं पेरेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन बैठता है, ठीक है, जिसमें टीम वर्क समझ में आता है। और साथ ही साथ शिक्षक माता पिता को मार्गदर्शन देकर बच्चों की सुरक्षा, सहयोगी वातावरण तैयार करते हैं। कई सिचुएशन में ऐसा होता है, शिक्षक बताते हैं कि घर पे आप ध्यान दिए, इस तरीके की चीजें कीजिए, तो इससे भी कहीं ना कहीं हेल्प होती है। बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता को प्रभावित करने वाले कारक पर प्रकाश डालिए। शारीरिक पुष्टि, ठीक है, शारीरिक पुष्टि में क्या आ जाता है, एक तरीके से शरीर का जो पुष्टि की जाती है, यानी कि जो जिस चीज की आवश्यकता होती है वो, और अपने काम को ढंग से करना, या कि काम करने की जो कैपेबिलिटी कहलाती है वो कहलाती है आपकी सुयोग्यता। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहली चीज क्या आती है, आहार तथा पोषण। आपका शरीर तभी सही रह सकता है जब आप आहार अच्छा करो, जब आप डाइट अच्छा करो, न्यूट्रिशन आपका अच्छा हो। तो संतुलित आहार शरीर की ऊर्जा, मांसपेशियां, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरे नंबर पे व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज, जिसमें आता है एक तरीके से नियमित व्यायाम करना, ताकत, सहनशीलता, लचीलापन, ये सब चीज में बढ़ोतरी हो जाती है। तीसरे नंबर पे आता है नींद और विश्राम। देखिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो जाहिर सी बात है आपको नींद भी लेना पड़ेगा और रेस्ट भी करके रखना पड़ेगा, यानी कि पर्याप्त नींद में शरीर और मस्तिष्क को पुनर्जीवित करने में मदद मिलती है, यानी कि रिकवर करने में एक तरीके से सहायता मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा है, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तनाव, चिंता, भावनात्मक समस्या, फिटनेस, योग्यता को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। कहीं ना कहीं आदत और जो जीवन शैली, हैबिट एंड लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करती है, जिसमें धूम्रपान, नशीले पदार्थ और शराब, इन सब चीज की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो कम होने लगती है हमारी। आगे बात करते हैं आयु तथा वंशानुगत। एक और जेनेटिक भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। परिवार में अगर माँ बाप की स्थिति खराब है, या फिर वो उतने शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, तो जाहिर सी बात है बच्चों को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिसमें उम्र और ये सब शारीरिक क्षमता को बहुत ज्यादा प्रभावित किया जाता है। आगे बात करते हैं पर्यावरण और सामाजिक कार्य, यानी कि इन्वायरमेंट एंड द सोशल फैक्टर, जिसमें साफ सुथरा वातावरण, खेल सुविधाएं, सामाजिक समर्थन, फिटनेस को बढ़ावा दिया जाता है। और इन सभी चीजों की वजह से जो शारीरिक फिटनेस है, यानी कि फिजिकल फिटनेस है, वो मेंटेन रहता है। तो ये 10 क्वेश्चन आई होप सो आपको समझ में आएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, परेशानी है, तब जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में आगे आपकी पोल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।